पहला प्रश्न है कि श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो इसका जवाब है श्यामला। यानी कि जो श्यामल है ये है तत्सम रूप। और इसमें पूछा है कि श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है, तो जो तद्भव रूप होगा वो होगा श्यामला। अब नीचे दिए गए हैं कुछ तत्सम और उनके तद्भव। तो जो तत्सम है वो है कुष्ठ, और कुष्ठ का तद्भव होगा कोढ़। अगला है अमूल्य, तो अमूल्य का तद्भव अमोल होगा। अगला है पुस्तक, तो पुस्तक का तद्भव रूप होगा पोथी। और अंग प्रोंछा, तो इसका तद्भव होगा अंगोछा। तो इस तरफ दिए गए थे तत्सम रूप और इस तरफ तद्भव। तो कुष्ठ, अमूल्य, पुस्तक, अंग प्रोंछा, तो ये होगा तत्सम। और तद्भव है कोढ़, अमोल, पोथी, अंगोछा। अब देखिए अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो जो शाखा मृग है ये है बंदर का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी। तो शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द बंदर होगा। इसके अन्य पर्यायवाची जो है वो है कपी, मरकट, बानर, कपीस। जबकि जो हाथी है वो है गज का, सिंह है शार्दूल का। अगला प्रश्न है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वो होगा युद्धपोत, ऑप्शन नंबर सी। मर्मज्ञ, तो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? यानी कि 3 सही है और 1 गलत है। तो जरा और जरा, तो जरा मतलब बुढ़ापा और जरा मतलब थोड़ा। अगला है नीड़, तो नीड़ मतलब घोंसला और नीर मतलब पानी। गज मतलब हाथी और गज मतलब माप। अब बचा कौन सा? तीसरा ऑप्शन, अनल और अनिल। तो अनल का इसमें दिया हुआ है पवन और अनिल का अग्र का। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यही वाला गलत दिया हुआ है। इसका सही अर्थ युग्म है कि अनल का होगा आग और अनिल का होगा पवन। अगला प्रश्न है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कारक संबंधी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो वो होगा समुद्रों के नाम, ऑप्शन नंबर 1। तो समुद्रों के जो नाम हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जबकि शेष सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। यानी कि नदियों के नाम, भाषाओं के नाम और तिथियों के नाम, ये तीनों स्त्रीलिंग में आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो वो है दल। दल शब्द का प्रयोग होता है एक वचन में। बाकी हस्ताक्षर, रोमकूप और लोग, इनका प्रयोग होता है बहुवचन में। अगला प्रश्न है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर 1। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि पीछे लगा हुआ है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कर। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब इसमें दिया गया था बनाकर, तो बनाकर शब्द में कर प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो जो तरावट है तो ये होगा तर धन आवट। तो इसका जो मूल शब्द हो जाएगा वो तो हो जाएगा तर, और जो प्रत्यय होगा वो होगा आवट। तो तरावट, तर प्लस आवट। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय तर और आवट है।
अगला प्रश्न है कि आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो आराम कुर्सी शब्द में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी। जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय भी हो तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब अगला प्रश्न है कि लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो जो लक्ष्य का तद्भव रूप होगा वो होगा लाख। दिए गए विकल्पों में लक्ष्य तद्भव रूप, लक्ष्य का तद्भव रूप है लाख, यानी कि जो लक्ष्य दिया हुआ है ये है तत्सम रूप। अगला है तत्सम और तद्भव। तो तत्सम कर्पूर, कार्य और बानर है। तद्भव है कपूर, काज, बंदर, यानी कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। कर्पूर तत्सम है और इसका तद्भव होगा कपूर। कार्य तत्सम है, इसका तद्भव होगा काज। बानर तत्सम है और इसका तद्भव होगा बंदर। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जैनेन्द्र का संधि विच्छेद होगा जैन धन इंद्र। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद होगा जैन धन इंद्र। इसमें वृद्धि स्वर संधि है, जैसे कि एक एक, एक धन एक, तथैव, तथा धन एव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर बी। वाक्यांश के निर्देशक में, किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में आदि इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो वो है दर्जन। दर्जन विशेषण संख्या को दर्शाता है। विशेषण मूलतः चार प्रकार के होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाण बोधक विशेषण। अब अगला प्रश्न है कि मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में नाम धातु क्रिया है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं, जैसे कि बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अपूर्ण वर्तमान काल। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। काल के तीन भेद हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब अगला प्रश्न है कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कृतवाच्य। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य में कृतवाच्य है। क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। अब अगला प्रश्न है कि ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है रुक जाना, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ, ऑप्शन नंबर एक। अन्य विलोम शब्द हैं कि जैसे सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का विलोम होगा अल्पज्ञ। कुटिल का विलोम होगा सरल और साधु का विलोम होगा असाधु। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ऑप्शन नंबर एक। तो यह है लोकोक्ति। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 10। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल 10 काव्य रस हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या को 8 माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो वो है आपको, ऑप्शन नंबर सी। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जो, सो, जिसका। अगला प्रश्न है कि नील गगन सा
शांत हृदय था हो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर 1। यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अलंकार 3 प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। अगला प्रश्न है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हरि की जो अनेकार्थी है वो है सर्प, सूर्य और सिंह, जबकि दूध इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। दूध हरि शब्द का अनेकार्थी नहीं है, जबकि शेष सभी हरि के अनेकार्थी हैं। अंक के अनेकार्थी हैं गोद, चिन्ह और भाग्य। अंश के अनेकार्थी हैं हिस्सा, कोण का अंश और किरण। अक्ष के अनेकार्थी हैं आँख, धुरी, आत्मा और पहिया। अब अगला प्रश्न है कि दोहा और रोला छंद को किस क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी कुंडलियां। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां छंद बनता है। कुंडलियां विषम मात्रिक छंद है। छंद होते हैं 3 प्रकार के। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दिया हुआ है गद्यांश और प्रश्न 27 से 31 तक इसके प्रश्न बताने हैं। तो इस गद्यांश को आप पढ़ लेना। अब हम इसके प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका 27वां, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? तो काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त शीर्षक छांटिए। तो कर्मनिष्ठा की महिमा, ऑप्शन नंबर 1। सरल वाक्य बनाइए। तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार का काम करते हैं। तो दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बेहतर के लिए होगा ज्यादा अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है कि सूर सागर कीर्ति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो वो है सूरदास, ऑप्शन नंबर 1। सूर सागर कीर्ति के कवि सूरदास हैं। सूर सागर की भाषा ब्रज है। सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लाली आदि। अब अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ है? तो जो बिहारी हिंदी है इसका विकास हुआ है मागधी से, ऑप्शन नंबर डी। मागधी भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं: बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। अगला प्रश्न है कि भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? तो भीतर और बाहर ये है स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है कि मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मेघ का जो पर्यायवाची है वो है नीरद, ऑप्शन नंबर डी। मेघ का पर्यायवाची है नीरद। इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं वो हैं बादल, घन, बारिद, अम्बुद, पयोद, जलधर। अगला है सफरी के पर्यायवाची शब्द है मत्स्य, मीन, झक, जल जीव। सूर्यपुत्र के पर्यायवाची हैं यम, जीवितेश, कृतांत, अंतक
और धर्मराज। शंभु के पर्यायवाची शब्द हैं नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, भोलेनाथ, चंद्रशेखर, गिरीश, पशुपति, शिव, महेश। अगला प्रश्न है कि कुल, कूल, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कुल का है वंश और कूल का है किनारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अब ऐसे ही और हैं कि दिन का दिवस होगा और दीन का होगा दरिद्र, कस का होगा चाबुक और कस का होगा करसाटी, कृपण का होगा कंजूस, कृपाण का होगा कटार, बात का होगा वचन और बात का होगा हवा, कपी का होगा बंदर और रुपी का होगा घिरनी, अली का होगा भौरा और अली का होगा सखी। तो ये होगा समश्रुति, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब अगला प्रश्न है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है वो है अस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ईशान, किसी के उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। अगला प्रश्न है कि रामायण की रचयिता कौन है? तो रामायण की रचयिता है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर एक। रामायण की रचयिता है महर्षि वाल्मीकि जी। यह भारतीय ऋषि परंपरा के वे महापुरुष हैं जिन्हें विश्व का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त है। अब देखिए तुलसीदास। तो तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। बाणभट्ट की है हर्षचरित, कादंबरी। वात्स्यायन की है कामसूत्र, न्यायसूत्र, भान्य।